नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम कश्मीर की बात करने जा रहे हैं और आज हम एक ऐसे वानी की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपको आश्चर्य होगा किस तरीके से मेहनत के बल पर एक मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की। और आपको बता दें कि लगातार कश्मीर के तमाम लोगों की तरफ से जो शिकायतें रहती हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, उनकी शिकायतें रहती कि किस तरीके से लगातार उनके साथ अत्याचार होता है, उन्हें दूसरी नजरों से देखा जाता है। आज एक ऐसा शख्स जिसे पूरा देश हीरो मान रहा है, उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आखिर कौन है ये हीरो और क्यों इसे पूरा देश हीरो बना रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। बुरहान वानी हाथ में हथियार उठाकर हिंदुस्तान के टुकड़े करने चला था। उसने कश्मीर को भारत से अलग करने का नापाक सपना देखा था। अंजाम यह है कि आज उसका शव जमीन में 6 फुट नीचे दफन है। जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला एक और वानी है, ये है नबील वानी। नबील वानी खुद को हिंदुस्तान का बेटा मानता है और कश्मीर में हिंसा के बजाय शिक्षा फैलाना चाहता है। नतीजा ये है कि उसकी मेहनत ने उसे भारत की सीमा सुरक्षा बल में असिस्टेंट कमांडेंट बना दिया और वो पहला ऐसा अधिकारी होगा जिसे इज्जत के साथ बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल खुद अपने साथ लेकर गृह मंत्री के पास पहुंचे। सबने मिलकर इस नौजवान की तारीफ की। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते, बस हमें एक चीज सोच लेनी है कि हमने इस दुनिया पे पेन से आगे बढ़ना है, ना कि हमने किसी और ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटी का पार्ट बनना है। मैं यही कहूँगा कि हमारे देश में बीएसएफ का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा ये सतत प्रयास है कि जो युवा है जम्मू एंड कश्मीर का, वो देश की मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े और आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे। और जो बच्चे गुमराह हैं वो भी इस ओर आए, हम लोग उनके साथ। बेटे के बीएसएफ में अधिकारी बनने पर नबील की मां की खुशी का ठिकाना नहीं है। मां हनीफा बेगम का कहना है कि उनका बेटा देश का मान बढ़ाएगा। ये वो लायक बेटा है जिसने पिता की अकाल मौत पर जिम्मेदारी से हालात का सामना किया, बहन की पढ़ाई का खर्च उठाया और अपने साथ इलाके के तमाम लोगों का मान बढ़ाया। कश्मीर का पढ़ा लिखा ये नौजवान साफ तौर पर कहता है कि अगर पिता की मौत के बाद वो भी हाथों में पत्थर उठा लेता तो परेशानी ही बढ़ती, इलाज नहीं होता। इसलिए घाटी के बाकी नौजवानों को भी पत्थर छोड़कर कलम हाथ में लेनी चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कश्मीर घाटी के युवाओं को बुरहान नहीं बल्कि नबील वानी से सीख लेने की जरूरत है। दूसरी तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं को भटकाने वाले आकाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दे दी है। सुरक्षा बलों को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि मासूम नागरिकों से हमदर्दी, लेकिन पत्थरबाजों के आकाओं को उनकी औकात याद दिला दी जाए। इन अलगाववादियों की नापाक हरकतों का नतीजा है कि 65 दिन गुजर जाने के बाद भी कई इलाकों में तनाव का माहौल है। गुमराह युवा सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सेना की जवाबी कार्रवाई में चोट भी खा रहे हैं। इस बीच ये भी खबर है कि दक्षिण कश्मीर के 80 से ज्यादा नौजवान लापता हैं। शक है कि ये नौजवान हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा में शामिल हो सकते हैं। इस बीच सेना के 93 ब्रिगेड मुख्यालय के पास निर्माणाधीन सचिवालय पर हुए आतंकी हमले का सेना ने सख्ती से जवाब दिया है। पुंछ समेत घाटी में एक साथ चले एनकाउंटर में अब तक 7 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। आतंकी हमलों में सिपाही राजेंद्र प्रसाद भी शहीद हो गए। कश्मीर में जहां भारत सख्ती से पाकिस्तान की चाल का जवाब दे रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी पीएम मोदी ने जवाबी हमला तेज कर दिया है। पाकिस्तान के उलट इस्लामिक सहयोग संगठन देशों को अपनी तरफ करने के लिए भारत ने गुपचुप कूटनीति की चाल चली है। इसी मिशन के तहत सेक्रेटरी स्तर के डिप्लोमेट ने साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीकी देशों का दौरा किया और इसमें कश्मीर को खासी जगह दी गई। विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी प्रीति सरन इसी सिलसिले में मलेशिया और इंडोनेशिया गई। इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC के सदस्य देश मलेशिया और इंडोनेशिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हो गए हैं। विदेश सेवा संस्थान के डीन अमरेंद्र खटुआ पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर पहुंचे।
विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने लेबनान, सीरिया और इराक का दौरा किया। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुलेआम कहा था कि वो कश्मीर मुद्दे में मदद मांगने के लिए अपने 22 दूत दुनिया में भेजेगा। मुस्लिम बाहुल्य देश होने के नाते पाकिस्तान का खास जोर 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC पर था, लेकिन पीएम मोदी ने नहले पर दहला मारते हुए OIC समेत पूरी दुनिया में गुपचुप अपने संदेशवाहक भेज कश्मीर पर पाकिस्तान को ही बेनकाब कर दिया है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो दो तस्वीरें हमारे सामने, आपको बताते हैं कि कितना लंबा समय हो चुका है। ये भी हम आपको बता दें कि बुरहान वानी के मौत के बाद लगातार कश्मीर में तनाव बरकरार है, और आपको ये भी बता दें कि वो कोई बहुत साफ सुथरा इंसान नहीं था, किस तरीके से तमाम लोगों का खून बहाने वाला, और साथ ही साथ लगातार उसके जिस तरीके से उसकी कार्यशैली रही, लगातार जिस तरीके से उसने लोगों को बरगलाने की कोशिश की, वो किस तरीके से मारा गया और उसके बाद किस तरीके से तनाव बढ़ा, हम सब ने देखा। और एक तरफ है नबील वानी, उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसने कहा है कि दुनिया को अगर बदलना है तो वो कलम की ताकत से बदला जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि माँ बहुत खुश हैं और उन्होंने बताया कि कैसे पिता की मौत के बाद नबील वानी का पूरा समय परिवार के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए खर्च होता रहा, और उसके बाद नतीजा आज सामने आ गया है। हमारे साथ इस चर्चा पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही रिटायर्ड कर्नल हैं TPS त्यागी, बहुत बहुत स्वागत है, वीर चक्र प्राप्त हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं मोहम्मद फैज, जो कि संयोजक हैं गौरक्षा प्रकोष्ठ के, पीयूष पंत हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी पीयूष जी, ये बात तो सच है कि अगर इस दुनिया को बदलना है, स्थितियों को बदलना है, तो पत्थर मारकर नहीं बदला जा सकता। नहीं, देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं दिलाती है, और हिंसा किसी भी तरह की हिंसा हो, वो उस हिंसा से परहेज़ करना चाहिए, और वो हमें कहीं नहीं ले जाती, क्योंकि हिंसा का बदला हिंसा ही होता है। इससे निश्चित रूप से अगर पत्थरबाजी होती है तो वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पत्थरबाजी क्यों हो रही है, इसकी ओर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्यों वहाँ के युवा जो हैं, एक तरफ तो युवा जो है वो इस रास्ते पे जा रहे हैं, और एक तरफ युवा जो है कि जो BSF में एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि देखिए ज़्यादातर जो युवा है कश्मीर के, वो निश्चित रूप से मेन स्ट्रीम में ही आना चाहते हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पर चूँकि बेरोज़गारी बहुत है, रोज़गार को लेकर कोई ख़ास प्रयास नहीं किए गए वहाँ पे। जिस तरह से वहाँ पे जो आर्म फोर्सेस हैं और जिस तरह से वहाँ पे दूसरी फोर्सेस हैं वहाँ पे, वो उन सब के जिस लेके जो वहाँ पे हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह से वहाँ के इनोसेंट लोग हैं उनसे जाते हुए, देखिए अब जैसे आपने दिखाया कि बुरहान वानी जो है उसको आप एक शैतान बना रहे हैं, लेकिन बुरहान वानी था कौन? वो भी एक युवा था, वो 10th क्लास पास किया था, लेकिन वो बाद में क्यों बना? वो जब उसके साथ अत्याचार हुआ, जब उसके भाई को बहुत मारपीट किया गया, जब वो दोनों जा रहे थे और वहाँ की जो अर्धसैन्य बलों के सिपाहियों ने उनसे कहा कि भाई ये आर्म फोर्सेस के जवानों के लिए सिगरेट लेके आओ, और सिगरेट लेके जब वो आए और फिर भी उसके बावजूद उनको मारा, उसके भाई को बहुत मारा पीटा गया। तो ये जो है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कोई नहीं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आप जो किसी को शैतान कर रहे हैं कि सिगरेट वहाँ पर ज़्यादातर युवा हैं, वहाँ पर ज़्यादातर युवा हैं। मुझे ये बताइए कि आज जब अत्याचार वहाँ पे हो रहा है तो बहुत से युवा हैं, वो दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अत्याचार, ये भी एक फैक्ट है कि कश्मीर में युवाओं के ऊपर काफी अत्याचार हो रहे हैं। जुडिशियल किलिंग की बात लगातार पाकिस्तान करता रहा है, ब्लैक डे वहाँ मनाया जाता रहा है। नहीं सर, नहीं, इतना मासूम था क्या ये? इसका ध्यान हमें रखना होगा। अभी आप ये बताइए कि बुरहान वानी जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लोगों को बताता है कि आप आतंकवादी बनिए, मेरे साथ रहिए, जम्मू एंड कश्मीर को अलग करना है हिंदुस्तान से। और एक तरफ ये नबील वानी है जो बताता है कि आप अपने हाथ में पेन लीजिए, आप पढ़िए। इसने बीटेक किया पठानकोट से, और पढ़ते टाइम इसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपनी अपनी बहन को पढ़ाया। इसके बाप मरे। लेकिन सवाल ये है, एक तो ये कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है, कौन कहता है? बुरहान वानी की मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं हाफिज सईद से बात कर सकूं, मुलाकात कर पाऊं। और दूसरा ये कहता है, भाई साहब आप सुनिए जरा, भाई साहब सुनिए, बहुत से लोग हैं, आप सुनिए ना, मैं
मैं बताता हूँ आपने इसको आपको। तहकीकात किया सर, गया मैं क्या? हम कभी बताता हूँ। पूछते हैं कि हमारे सैनिकों के बच्चों के आखिर साथ वो क्या क्यों हुआ? बना? मैं बताता पीयूष हूँ। वो एक भाई जी, आतंकवादी क्यों बना? इसकी नहीं, आपने मैं तहकीकात बता पीयूष रहा भाई हूँ जी, एक ना। एक करके क्या हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे सैनिकों के बच्चों के साथ क्या हुआ? नबील, जो बीवियां विधवा हो गई उनके साथ क्या हुआ? नहीं, किस वो तरीके भी से वो वहाँ भी मारा देखते जाता हैं, है? लेकिन क्यों हुआ ये? नहीं, इस तरह की ह्यूमन नहीं, राइट्स की बात वो सिर्फ हम उसके बात लिए करें क्या वही इंडिया- जिम्मेदार है क्या? नहीं, हिजबुल उसके लिए क्या वही मुजाहिदीन के जिम्मेदार है? कमांडर के ह्यूमन राइट्स हैं। नहीं नहीं, वो देखिए अजमल दोनों आमिर के के साथ ह्यूमन भी राइट्स human है, आपको rights दोनों हैं। को देखना अफजल पड़ेगा। गुरु के मैं human कह- सिर्फ rights आप हैं। एक को आप जो है हमारी बिल्कुल forces के आतंकवादी human rights बना दो। नहीं है। नहीं, आप नहीं, हमारी ऐसे पुलिस नहीं वालों के जाइए। human rights नहीं आप है। तह तक जाइए, तभी तो आज जो है आप जितने स्टेक होल्डर हैं उनसे आपको बात करनी पड़ रही है, हाँ, क्योंकि ठीक है। तभी समस्या का समाधान नहीं, निकलेगा। मगर हम आप जो जब है- अगर आप किसी एक को ब्लेम कर दोगे कि नहीं साहब ये तो वो हैं और हम इनके साथ डायलॉग नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं भाई, होगा। सर मेरी बात सुनिए। टीपीएस जी, मैं जरा पीयूष जी से एक सवाल पूछ लूं, आप जरूर बात करिएगा। आप कह रहे हैं कि इन तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए। बात करने गए तो थे तमाम प्रतिनिधि, बात की क्या? नहीं नहीं गए थे Unofficially नहीं, नहीं। दरवाजे पे खड़े भाई होके देखिए, वापस भी सरकार लौट ने आए। कहा भाई लेकिन पहले सुनी सरकार क्या ने उन्होंने? कहा कभी कि आपने पूछा कि उन तमाम स्टेक होल्डर्स के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? इन बच्चों के हाथ में पत्थर देके जिन्हें मारने के लिए सड़क पे उतार दिया गया है, उनके अपने बच्चे विदेश में बैठ के क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें किसकी नहीं, ये किस तरह के स्टेक नहीं, होल्डर इसमें है? फर्ज किसका ये है? सरकार का सीधे है। आतंकवादी हैं। जो सरकारें हैं वो वहाँ पे जो अलगाववादी- रोजगार मुहैया नहीं करा रही हैं। नहीं, वहाँ पे सरकार- जिस तरह के अत्याचार जिनके लोग ऊपर innocent लोगों पे हजारों हो रहे करोड़ हैं, रुपए सुरक्षा पे खर्च कर दिया तो गया। वो जो उस तरफ क्यों जा खर्च रहे किया हैं जाए? वो बहक के उस वो तरफ जा सारे- रहे हैं, क्योंकि उनको ना रोजगार मिल रहा है ना उनकी पढ़ाई की व्यवस्था वहाँ पे है। तो वो क्या करेंगे? सरकारें जो वहाँ की राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इतने अच्छा, सालों तो से जो रही हैं मैं सब अपने- ये नहीं, दोषी नबील हैं। वानी को तो रोजगार निश्चित रूप कैसे से मिल गया? निश्चित रूप से नबील- जो नबील लोग वानी को बरगलाते रोजगार हैं कैसे मिला? उसकी तरह वो चले जाते हैं। नबील अच्छा, वानी को रोजगार कैसे मिला? भाई टीपीएस नबील जब जैसे बात- बहुत से लोग हैं, नहीं, ये थोड़ी नहीं, कि आप अरे साहब, सारे ऐसे- बुरहान नहीं, लेकिन बुरहान क्यों बनता है जो इसमें भी हमें बुरहान ध्यान है, देना जो पड़ेगा। बुरहान है, अगर उसका हमको बुरहान वाकई की तरह ही समझना आप- है जो- फिर बुरहान को शैतान बना के पीयूष तो जी, काम नहीं चलेगा। आप जवाब भी ले लीजिए। बुरहान आतंकी जो क्यों बना, बुरहान है, हमें ये भी सोचना पीयूष जी, पड़ेगा। सुन भी लीजिए। ये तो बड़ा और कमाल ऐसे की बहुत बात है, से सर, देखिए ये तमाम कम से ऐसे- कम ऐसे तो डिबेट 1000 नहीं होगी। 1000 युवा ऐसे- है कश्मीर ऐसे के। डिबेट- हाँ, 1000 कश्मीर के युवा हैं। 1000 युवा हैं 1000 युवा हैं, जो लेकिन आप बात क्या आज कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं कोटा में जाके पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो। ठीक तो है, ऐसा नहीं है। अब मुझे एक क्योंकि बात वहाँ सोच के सुविधाएं नहीं बताइए, है। आप ही मुझे एक बात सोच के बताइए कि अगर लोग बाग जो बुरहान वानी के सपोर्टर होंगे वो हिंदुस्तान में आए तो क्या उन्हें यहाँ की प्राइवेट कंपनियां जॉब देंगी? वो बुरहान वानी के समर्थकों को जॉब देंगी या नबील वानी के समर्थकों को जॉब देगी? आप बताइए मुझे। नहीं, तो सवाल- क्या एक सेकंड, तो क्या वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मार रहे? एक आदमी बोलता है कि मेरी अंतिम इच्छा हाफिज सही से मिलने की है, दूसरा बोलता है मेरी पहली इच्छा देश सेवा करने की है। अब मुझे बताइए कि इसमें हम देश में किस व्यक्ति को माने? और दूसरी एक बात, आप जो सरकार के ऊपर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नबील वानी दिल्ली में आया, दिल्ली में आके यहाँ पे जो बीएसएफ के चीफ है के शर्मा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, और इतना ही नहीं, इसके साथ में जो होम सेक्रेटरी हैं, ये सब उससे मिले। क्या ये मिले इनकी किससे? क्या क्या ये इससे उसकी क्या है? क्या ये इससे- उसकी संवेदना का प्रतीक नहीं है? इसलिए मिले क्या कि क्या इससे क्या आप एक मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम कश्मीर के साथ जो है इल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, जो वहाँ के हाँ, तो लोग हैं ठीक हम है, उनसे इसमें मिल गलत रहे क्या हैं। है? आपको क्या लग इससे रहा है आपकी कि एक फोटो बनती है इसलिए पीयूष वहाँ पंत- मिलते हैं। नहीं पीयूष नहीं, पंत जी, इसमें गलत क्या है? कश्मीर के साथ इल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे कि आपको मालूम है कि ये जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट हैं उनको पर्क मिल रहे हैं, उनको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, और उनके पर्क और प्रिविलेजेस को मिलने के लिए जो सेपरेटिस्ट हैं उनको जब रोकने की बात कहते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। मुझे बताइए, देश में रह के आप देश के अलगाव की बात करें और उसके बाद में हम उन्हें पर्क भी दें, हम उन्हें गाड़ी भी दें, हम उन्हें पासपोर्ट भी दें, आने जाने का खर्चा नहीं तो भी दें? उनको करिए ये ना, कहाँ की सही बात बाकी है? कश्मीरियों के अरे साथ तो क्यों ठीक आप है, इस तरह हमने भी व्यवहार मान करते लिया हैं? है, हमने कह बाकी दिया, कश्मीरियों को हमने- क्यों आतंकवादी आप तो हमने कह दिया कि ये किसने कहा कि जो बाकी के सेपरेटिस्ट कश्मीरी हैं, आतंकवादी जो हैं? सेपरेटिस्ट हैं आप उनके साथ पीयूष पंत कड़ा जी, रुख पीयूष पंत किया जाना जी, ये चाहिए। किसने कहा कि बाकी का कश्मीर आतंकवादी है? नहीं, मैंने पूरे- कहा कि पूरे वहाँ पे युवाओं दो को तरह वहाँ के के बानी आतंकवादी बना दिया हैं। जाता एक है, वो पूरे बानी युवाओं जो को इतना पत्थर एक वो फेंक बना बानी दिया जो जाता हिजबुल है। मुजाहिदीन तो का मेरा कमांडर कहना था, ये है कि उसके मारे वहाँ जाने के के युवा बाद पढ़ना अभी भी तक के चाहते हालात हैं, बने वहाँ हुए के हैं। युवा आप सुन रोजगार ले चाहते पीयूष हैं, जी, जब आप नहीं सुन ले मिलता है वहाँ पे ये सुविधाएं नहीं है वहाँ तो सुविधाएं जिनके नहीं पास है, महबूबाजी फिर भी कह रही है कि acceptable वहाँ नहीं के ये है। लोग जो वे लोग हैं वो 5% बाहर जाके पढ़ते नहीं, हैं पीयूष पंत जी, और कुछ लोग हैं जो पीयूष भटक पंत जाते हैं जी, गलत रास्तों पे। आप जाएंगे वहाँ पे सुनिए, वहाँ- हायर वहाँ- करने के लिए लोगों को पत्थरों के बीच? किसको हायर करेंगे आप? महबूबाजी कह रही हैं कि ऐसे लोग केवल 5% हैं, आप कह रहे हैं कि सारे युवाओं को वहाँ पे आतंकवादी बना दिया एक जाता है। सेकंड, मोहम्मद फैज खान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद फैज खान, नबील वानी और हम बात कर रहे हैं दूसरी तरफ बुरहान वानी, वही बुरहान वानी 65 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस वहां किया जाता है, किस तरीके से लोगों को
को बरगलाया जाता है पत्थर लेकर सड़क पे, और फिर भी हम डिफेंड करें बुरहान वानी को। नबील वानी जैसे क्यों नहीं बन सकते हैं? नहीं, बुरहान वानी को डिफेंड करने की बात नहीं हो रही है। हम मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि सुमित्रानंदन पंत साहब भी हुए हैं जो प्रकृति के बहुत सुंदर कवि थे, और प्रकृति की उस सुंदरता को यदि जम्मू कश्मीर में किसी ने नष्ट किया है
तो वो बुरहान वानी जैसे लोगों ने नष्ट किया है। और सुमित्रा नंदन पंत जी की उस कल्पना को आज कोई साकार कर रहा है तो नबील वानी जैसे युवा साकार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मां हनीफा को सलाम करना चाहूंगा कि उसने ऐसी काबिल संतान को पैदा किया। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, पाकिस्तान में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुआ और बांग्लादेश में जो हुआ, एक भी कश्मीरी पंडित ने बंदूक नहीं उठाई, पत्थर नहीं उठाया, खून का मार्ग, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। जबकि जम्मू कश्मीर में सारी सुविधाएं वहां के युवाओं को दी जा रही है, एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा पैकेज दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी यह दलील कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पुलिस प्रशासन और आर्मी वहां पर अत्याचार कर रही है, इस दलील में कोई दम नहीं है साहब। यदि पुलिस को, यदि प्रशासन को, यदि आर्मी को वहां से हटा लिया जाए, क्या वहां के हालात संभालने आप जाएंगे? आईएसआईएस जो वहां पर दस्तक दे रहे हैं उसे संभालने आप जाएंगे? आईएसआई हालात बने रहेंगे तो देगी। तो हालात कौन बना रहा है? आप सरकारें बना रही हैं और कौन बना रहा है? सरकारें नहीं बना। हम दिल्ली में हैं, मैं छत्तीसगढ़ का हूं, वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकारें बना रही होती तो 5800 जो सुरक्षा कर्मी है वो घायल नहीं होते। अगर उन्होंने मैक्सिमम फोर्स इस्तेमाल किया होता तो 5800 लोग घायल नहीं होते। आप समझिए कि मिनिमम फोर्स हैज बीन यूज। और एक तरफ जब भीड़ में से ग्रेनेड फेंके जाएं, एक तरफ जब भीड़ में से बड़े ऑटो AK-47 इस्तेमाल हो, तो क्या उनके सामने पैलेट गन भी ना चलाई जाए? और एक हमारा जवान कल शहीद हुआ है। मेरा वही तो सवाल है कि मतलब हमारे जवान शहीद हो जाएं, हमारे आर्म फोर्सेस के लोग शहीद हो जाएं, उनके बच्चे कैसे हैं, उनकी विधवाएं किस हालत में हैं, उनकी माओं के क्या हालात हैं, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि अजमल आमिर कसाब की ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ क्या, हम अफजल गुरु के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ क्या, उसके बेटे का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा। जितने लोगों की जान ले लेते, कभी हमने सोचा कि उनकी पत्नियों का, उनके बच्चों का, उनकी माओं का क्या हुआ? हम लोग लगातार बात करते हैं कि बुरहान वानी बना कैसे, अरे वहीं से नबील वानी भी तो बनकर आया है, वहीं से शाह फैसल आए, आईएएस टॉप किया है शाह फैसल ने, वहीं से परवेज रसूल आए जिन्होंने क्रिकेट टीम में। यदि युवाओं के वहां पर क्षमता है और यदि वो आगे हैं, मैं दो नाम और लेता हूं, सरदार खान कोई अत्याचार नहीं किया, जनाब सरदार खान साहब सैन्य बल ने कोई अत्याचार नहीं किया, तो इसलिए वो मेन स्ट्रीम में चले आ गए। मैं ताहिर अहमद अत्याचार हो रहे हैं, जाने की वो उनका हाल देखिए जरा, उनके साथ हाल देखिए। वहां का आम आदमी जो है उसको आतंकवादी बना देता है, वो कहीं भी जाता है तो आप आतंकवादी हो, आप जो है कि जो है टेररिस्टों को रिक्रूट कर रहे हो, इस तरह की बातें हो रही है वहाँ पे। ये हो रहा है, ये फैक्ट है। वहाँ पे 5% लोग नहीं है वहाँ पे, ये वहाँ पे यही हो रहा है। वहाँ पकड़ के ऐसे जो भी युवा हैं उनको कहता जाता है कि तुम तो आतंकवादी हो, तुम आतंकवादियों को रिक्रूट कर रहे हो, कहते हो सुना, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा ये महामारी है। वहाँ जाइए, देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे, वहाँ की असलियत क्या है ये देखिए। मैं पंत साहब दो आज उसी असलियत के चलते हुए हमारी सरकार को सबसे बातचीत करनी पड़ी। पंत साहब आप सुनिए जरा सा, मैं आपको दो नाम देता हूँ। ताहिर अहमद वहाँ के एक बाशिंदे हैं और पुंछ के बाशिंदे हैं, और जो कल सिपाही जिसकी डेथ हुई है वो उनके रिश्तेदार हैं, और उनके पिताजी को कत्ल कर दिया गया था टेररिस्ट के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद वो आज वहाँ की औरतों को न केवल सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं बल्कि वोकेशनल डिसिप्लिन की भी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। सरदार खान है जो वहाँ के एक ऐसे गांव से आते हैं जिन्होंने 55 आतंकियों को मारा था। तो ऐसे लोगों को इनका जिक्र क्यों नहीं करते? एक बुरहान वानी, कैन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स भी जनरलाइज्ड? अगर एक आदमी हो गया तो उसकी वजह से पूरा कश्मीर हो गया, और पूरा कश्मीर हो गया होता तो महबूबादी ये नहीं कहती वही कि केवल 5% मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी से आप पूरे युवाओं को आतंकवादी मत कहिए। किसने कहा? ये कहा गया लगातार, सरकार की तरफ से भी कहा गया। जिस समय वहाँ पे चल रहा था, बाद में सरकार ने अपना स्टैंड बदला और कहा कि ये पाकिस्तान का हाथ है। शब्दों में कहा 5% लोग। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि रोड पर कोई दूध और टॉफी तो खरीदने आए नहीं होंगे, वो लोग पत्थर फेंकने ही आए थे। ह्यूमन राइट्स की बात, मेरा कहना सिर्फ ये है कि एक ही तरफ क्यों की जाती है? एक तरफ नहीं की जाती है, सब तरफ की जाती है। वो लोग पत्थर मार रहे हैं, वो लोग गोलियां मार रहे हैं, आर्मी पर्सन को किस तरीके से सड़कों पर मारा जा रहा है, वो सारी चीजों। अब वो अपने बचाव में यदि वो पैलेट गन चलाएं तो इसमें बुराई क्या है साहब? तो वो भी अपने बचाव में पत्थर चला रहे हैं। बचाव में नहीं चला रहे, पहले पत्थर चले हैं, पहले पत्थर चले, बचाव में पत्थर चला रहे हैं। दोनों तरफ से हिंसा हो रही है। आप ये बताइए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ है, उनकी माताओं बहनों की
उनकी पीयूष इज्जत से जी। खेला गया, उनके संपत्ति को छीना गया, उन्होंने तो बदले में पत्थर या गोलियां नहीं चलाई ना नहीं, साहब। वो जो हुआ गलत आपको हुआ, तो कुछ वो जो हाँ, हुआ ये गलत हुआ। स्वीकार कीजिए आप, गलत वो जो हुआ। हुआ गलत हुआ, लेकिन पहले उन लोगों को वहां पर वो बसाया डट जाए नहीं पाए साहब। ना, वो डट नहीं पाए, सामना नहीं कर पाए, भाग के आ गए। ये बात यदि हम और गोली क्या? चला दें तो डट जाएं। आप यही कहना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडितों को गोली चलानी चाहिए थी वहां पे, वहां पर एक गोली- गृह युद्ध की स्थिति नहीं, बनानी गोली चाहिए क्यों चलानी थी। चाहिए थी, लेकिन नहीं आप चलानी वहां चाहिए थी ना पे- साहब। तो ये लोग तो वही कर रहे हैं, पाकिस्तान से फंडेड लोग हैं ये ISIS। हाँ, तो पाकिस्तान से फंडेड है ना, हाँ, ये देखिए फंडेड ना, है, आप इस नहीं, बात वो को है, स्वीकार होंगे, रहे हैं। पाकिस्तान से पीयूष फंडेड है ना, है ना। आप वहां हाँ, तो आइडेंटिफाई अगर करो ना। इस्लामाबाद नहीं, से नहीं, कोई नहीं। फंड लेकर आएगा और तो कि- हमारे देश को तोड़ना चाहेगा तो हम उसे यहाँ पर स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, तो फैज खान है, फंड एक लेकर सेकंड। करो ना, आएगा आप ये पाकिस्तान को फैज करो खान ना, है। आप ये- पाकिस्तान को पकड़ो ना, उस फंड को रोको ना। पकड़ रहे हैं ना, ये जो पाकिस्तान का एजेंट था बुरहान वानी, इसको पकड़ रहे हैं, और जो एक देव वाणी है उसे हम सम्मानित कर रहे हैं, नबील और वाणी को हम इनका नाम भी सम्मानित- फैज खान है। अब जो ह्यूमन राइट्स की बात आप मैं करते इसलिए हैं, कह रही हूँ मैं कि आपकी जिस तरीके से जानकारी लगातार ये दिखाने की कोशिश होती है कि हम मुस्लिम्स के साथ अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार के नाम पे कश्मीर में जो खूनी खेल खेला जा रहा है वो हम सबके सामने है। और मैं यहाँ फिर कह रही हूँ, अगर हम बड़े बड़े महानुभावों से पूछ लेना कि 4 शहीदों के नाम जरा गिना दीजिए, 4 शहीदों के नाम नहीं गिना पाएंगे। बुरहान वानी जैसे कई लोगों के नाम तुरंत गिना के और तुरंत ह्यूमन राइट्स की बात करने चले आएंगे। सवाल मेरा ये कि क्या ये ठीक है? और आप कह रहे हैं पाकिस्तान को पकड़िए, इसका मतलब पाकिस्तान से जो लोग पैसे ले रहे हैं वो इतने ज्यादा दिमागी तौर पर कमजोर हैं जिनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, और क्यों ना उनको भी पकड़ा जाए जो गलत कर रहे हैं। अच्छा, और बुरहान उनको वानी पकड़ा को- गया तो गलत क्या किया गया? बुरहान वानी को ये शहीद कहते हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि साहब लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ के लोगों का मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि मुझे उसे शहीद कहना पड़ा। भाई हमारा सवाल ये है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ के लोग उसे शहीद कहते हैं तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ क्या कर रहा था? और फिर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि साहब सच सिचुएशंस दे हैव टू बी ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। यूएनओ के चार्टर की किस क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि दिस थिंग इज टू बी ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ यूएनओ? थिंग्स आर totally being presented by a vested interest. अदरवाइज कश्मीर की सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। कश्मीर की सिचुएशन को तो खराब किया जा रहा है, और आज से नहीं, एक लंबे समय से पाला गया। अब भी हमारा ये कहना है फिलहाल जो टेम्परेरी मेजर है वो तो ये है कि टॉक्स भी चलती रहें, और जैसे पाकिस्तान कहता है कि टॉक्स भी चलेंगी और टेरर भी चलेगा, तो हम कहेंगे ठीक है, टॉक्स भी चलेंगी, काउंटर टेरर भी चलेगा। काउंटर टेरर में हम किसी तरह से कम नहीं है। देखिए, मैं फौज से आता हूं और मैं ये बता दूं कि 60,000 सिपाही भरी जवानी में हर साल रिटायर होते हैं फौज से। आज तक कभी रुख नहीं किया। अगर हम नॉन स्टेट एक्टर बन गए तो, अगर हम स्लीपिंग सेल बन गए तो, अगर हम स्लीपिंग सेल के हिमायती बन गए तो पाकिस्तान का क्या होगा? तो इमेजिन ये कीजिए कि अब सिचुएशन बिल्कुल ना टूट जाए। लिहाजा अब ऐसे लोगों की तरफदारी करने वालों के ऊपर सबसे Action पहले होना अंकुश चाहिए। लगना चाहिए। जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों को मारने से पहले मुखबिरों को मारते थे, लिहाजा अब आतंकवादियों को, पत्थर फेंकने वालों को और इस किस्म के युवाओं को समर्थन करने वाले बराबर के गुनहगार हैं, और उसमें उनको चाहे बख्शा 5 नहीं साल जाना हो। चाहिए। फैज खान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक लिए मुझे रुकना होगा। फैज खान में आजादी को खत्म कर देना चाहिए। पीयूष भाई जी, व्यक्ति की आजादी सबसे ज्यादा इसी पर ये अभिव्यक्ति की आजादी तो जानना चाहते हैं हम आपसे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानूंगी, लेकिन मैं रुक रही हूँ कुछ देर के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। पीयूष पंजी, आप बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स की। किस तरह की ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं? किस तरह के मौलिक अधिकार, किस तरह के अधिकार? अभिव्यक्ति की आजादी? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी होनी, जिससे अभी जैसे नहीं अभी जो पत्थर कहा जा रहा मारेंगे, था ना कि आप अभिव्यक्ति की जो है आजादी कि है। जो उनके आप जान समर्थन में लेंगे है हमारे सैनिकों की या जो अभिव्यक्ति- कोई बात कहते ये हैं, अगर मान अभिव्यक्ति लीजिए की आप आजादी किसी है। बात को कहना भी चाहे कि भाई क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो क्या रहा है, लोकतांत्रिक तरीका है तो उसका? आप मतलब आप बिल्कुल ना बोले, आप एक तरफा ये अगर लोक आप तरीका क्या है उसका? आप सरकार की तरफ नहीं है तो आप गलत हैं, वही नहीं, वाली ये बात हो किसने गई कह ना। दिया? ये किसने ये कह तो- दिया? ये तो आप अगर पूरी- सरकार ये किसने कहा? बातचीत भारत के- करने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, 3 बार देश का गृह मंत्री वहां पहुंच चुका है, 2 बार 20 हाँ, तो क्या बड़ी बात हो टीम गई है, है, वो जाना पहुंच ही चुकी पड़ेगा है। आपको, लोगों के बीच जाना ही पड़ेगा। व्यक्ति की तो क्या आजादी करें? है ना तो साहब। और दिल्ली कौन सी से भाई अभिव्यक्ति की दिल्ली से आजादी बैठ के चाहिए? आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं।
आपको वहाँ 2 दिन या आपको वहाँ पे 4-5 दिन रहने चाहिए थे। और वहाँ आप जाके- देखिए जो और- 2 दिन गए आप, और वहाँ जाके पीयूष जी को सुन सेपरेटिस्ट लेते मिले ना। कितनी बातचीत हो पाई, नहीं। कोई भी संतुष्ट वहाँ नहीं था, कोई अपनी बात नहीं बता पाया। कैसे हर आदमी को आपने, हर ग्रुप को आपको 10-10 15 मिनट देने पड़े। 15 मिनट में क्या बात होती, सब असंतुष्ट थे। आपको 4 दिन 5 दिन वहाँ पीयूष जी, लगाने पूरी चाहिए बात कर थे। लेने। समस्या समझनी चाहिए थी, लोगों की जो परेशानी उसको समझना चाहिए था। आखिर लोग क्यों परेशान है, क्यों ये स्थिति बन रही है, इसको पीयूष जी, डिटेल में समझना चाहिए था। पीयूष जी, तब आपको वहां से लौटना कोई- चाहिए था। ठीक है पीयूष जी, सरकार यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दें क्या? नहीं, पूरी ट्रांसफर की शिफ्ट हो बात ही जाए? नहीं है साहब, सरकार क्योंकि सिर्फ बात- कश्मीरी तो चलाना है। क्या गृह मंत्री इस दे- सरकार है? इस दे- प्रधानमंत्री क्या सरकार गृह है? मंत्री देश का और गृह मंत्री प्रधानमंत्री नहीं है? सरकार है। प्रधानमंत्री क्या विदेश यात्राएं नहीं गृहमंत्री करते देश हैं, का गृहमंत्री वो भी नहीं जाते है? हैं ना वहाँ, वो भी जाते हैं वहाँ डाइवर्ट काम मत के लिए होइए। जाते हैं। तो पीयूष क्या पंजी, सरकार नहीं डाइवर्ट मत चलती है? होइए, आप डाइवर्ट तो मत गजब की होइए। बात कर रही हैं, डाइवर्ट आप तो मत होइए, गजब बात कर रही हैं। डाइवर्ट मत होइए। अगर आप डायलॉग करने पीयूष जाएंगे तो पंजी, निश्चित डायलॉग रूप का से मतलब क्या? पूरी स्थिति को जानने जाएंगे ना, आप पूरी स्थिति समझेंगे, वहाँ समय बिताएंगे, तब तो बात होगी। कि आप गए 1-2 दिन में चले आए, किसी से पूरी बात भी नहीं हो पाई आपकी, TPS तो आप ठाकुर इसे जी, कैसे समझेंगे ये इस बात possible को? है कि अगर 3 बार- प्रधानमंत्री पीयूष जाते हैं पंजी, बाहर विदेश पीयूष दौरे पे, तो क्या पंजी, सरकार पीयूष पंजी, I got नहीं your चलती points. क्या? Give me इस some तरह का time. आर्गुमेंट देना बड़ा TPS हास्यास्पद है इनके- बिल्कुल। ये हास्यास्पद इसलिए भी मुझे नहीं, लग रहा है हास्यास्पद मुझे कि इनका- मुझे आपकी बहुत सारी बातें हास्यास्पद लग रही हैं। आप कह रहे हैं कि लगेंगी, नहीं क्योंकि वहाँ- आप सरकारी हिसाब से सोचेंगे तो लगेंगी। क्योंकि आपके एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कब कहा था राजनाथ सिंह ने कि तमाम जो युवा हैं वहाँ के वो टेररिस्ट हैं। आप मुझे दिखा सकते हैं बयान? बिल्कुल, आप अखबारों को देखिए, आप अगर देखेंगे ठाकुर जी, हमने आपने देखा पढ़ा, है फैज खान आपने पढ़ा हमने होगा हमने बयान? अखबार देखने देखे को हैं। मिलेगा। आधारहीन है। सरकार लगातार वहाँ के युवाओं को राजनाथ सिंह जी आतंकवादी ने ठहरा कभी रही ऐसा थी। नहीं कहा है और ना वहाँ ही आतंकवादी भारत ठहरा के रही थी किसी भी सरकार व्यक्ति वहाँ। ने ऐसा ये कहा। सरकार possible है। वहाँ के युवाओं को आतंकवादी ठहरा रही थी। और जिस यदि समय वहाँ भारत- पेंटिंग चल रही पीयूष थी। पंजी, सुन तो लें एक बार। वो तो जब हालात आप बिगड़ने लगे, हास्यास्पद- दबाव बढ़ा, तो सरकार ने कहा नहीं, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार पीयूष है पंजी, और पाकिस्तान ही जो पीयूष है वो पंजी। कर रहा है, और हम सारे युवा आतंकवादी नहीं हैं। ये बाद में उनका स्टेटमेंट आया अब हुआ। इनको आपकी बात खत्म हो जाए तो हम दूसरी बात करें। पहले मैं ये इनको- स्टेटमेंट अगर आप मुझे दिखा दें तो मैं टीवी पे बोलने के लिए तैयार हूँ कि ये राजनाथ सिंह ने कहा है, मेरी नजर में नहीं है, ना ही मेरे नहीं 2 है। मेहमानों की नजर आप में। देखिए, पहली सपोर्ट बात, करता हूं मैं। 3 बार देश का गृह राज्य मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुका है, 2 बार सर्वदलीय बैठक वहाँ ये बात की बात है, दल पहुंच चुके ये हैं, तो बहुत डेलीगेशन देर में पहुंच चुका हुआ है। है, ये तो बहुत देर में ये हुआ बहुत है। लंबे समय से नासूर बना ये तो हुआ बहुत है। देर आप में तो हुआ है, ह्यूमन राइट्स की बात बहुत जब हर लंबे तरफ समय से से दबाव कर बढ़ता चुके गया, हैं। यहाँ तक कि फैज खान, वहाँ जो सेना के दबाव बढ़ता नहीं गया सेना के साहब। प्रमुख जो ये है human वहाँ rights कश्मीर हैं। में, वो उन्होंने लोग भी ये कहा अभी कि भी आप क्या सारे जारी है? पत्थर सारे मारते पक्षों रहे। से अब बात करनी होगी। अब सुन लीजिए। पंत जी, तब सरकार को अब- लगा अब कि चल- ये पीयूष जी, कुछ बात सुन लें है। एक बार हाँ, आप। वो लोग गोली मारते रहे, वो लोग पत्थर मारते रहे और उनके लिए हम एक्स्ट्रा पैकेज देते रहे, एक्स्ट्रा वार्ताएं लेकर जाएं, आरती की उनके थाली होटल का सजा कर खर्चा लेके दें, उनके जाएं। आने जाने का खर्चा दें, उनको सुरक्षा में 100 करोड़ रुपए खर्च करें, वो सब उन्हीं का देने सब करें। हाँ, वो सब देने के बाद भी वो पत्थर वार्ता खाएं। करने से अस्वीकार कर दें और बदले में हमें पत्थर मारे, और आप कह रहे हैं फिर भी नहीं, उन पे देखिए, पैलेट गन भी न नहीं, चलाया इतना जाए। ही नहीं देखिए हुर्रियत से तो बातचीत करने के सरकार ने पहले ही मना किया था, हम नहीं करेंगे बातचीत। अलगाववादियों से ठीक है क्यों ना? बात कर, जो ये कहते नहीं। हैं कि हम भारत का एक नहीं हिस्सा तो- अलग कर नहीं। देंगे, उनसे मैं क्यों चर्चा तो करूंगा? आप ये ठीक है, आप बताइए। मत करिए, फिर हाँ। आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं उन पे? अरे सामने आप बात करने यदि नहीं कोई आए। मेरे घर का टुकड़ा वो अलग बात करना करने चाहे नहीं आए, तो फिर हम इल्जाम उसकी क्यों चर्चा लगा क्यों रहे हैं स्वीकार? आप? जब आपने तय कर लिया कि उनसे बात नहीं करनी है, तो फिर आप ये इल्जाम जो क्यों लगा रहे हमारे हैं? घर को तोड़ेगा यही उससे जो है क्यों ना, बात करेंगे हम? सरकार का हम स्टैंड वहाँ बदलता पर रहता है। कश्मीर के युवाओं सर, को आप पूरा अपना अवसर दे स्टैंड रहे हैं, बदलिए जिसका मत, आप प्रमाण एक नबील स्ट्रॉन्ग अहमद स्टैंड है। है वहाँ पे। पीयूष जी सर, मैं- पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं और आईओसी का आपने देखा है ओआईसी की तरफ से किस तरीके से कूटनीति बदलने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है। हालांकि एक बार तो लगाता है कि पाकिस्तान के पक्ष में तमाम बात चलेगी इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन अब फिर से राजदूत भेजकर किस तरीके से कई देश अपने पक्ष में आए हैं। ये कूटनीतिक बदलाव है नहीं, जो आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान को तो स्ट्रेटेजी आपको बदलती घेरना ही रहती पड़ेगा। है। देखिए, असली जो आतंकवाद को पाकिस्तान को भी बढ़ावा दे घेरना रहा पड़ेगा है, और पाकिस्तान के पैसे पे जो यहाँ की खाने के बाद हमारी गर्दन को काट रहे हैं उनको भी घेरना पड़ेगा। हाँ, तो पाकिस्तान को आप घेरिए ना, उनको वहाँ से छोड़ा पैसा नहीं जा कैसे आ रहा सकता। है? और टीपीएस ठाकुर। मेरा कहना है कि घेरने वालों के सपोर्टर को भी घेरना पड़ेगा। अच्छा खैर, अभी ये सुनिए, सही बात मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं अपने काबिल दोस्त जो पंत जी हैं, आप जरा गौर फरमाइए, अभिव्यक्ति की आज़ादी और ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये बताता हूं कि जो वहाँ पे फौज है, उस फौज ने जब ये कहा कि हमें संदिग्ध आतंकवादी अगर किसी घर में छुपा है और हमें पता लग गया है, तो हमें उस घर को बिना सर्च वारंट के तलाशी लेने की इजाज़त दे दीजिए। लेकिन सरकार ने ह्यूमन राइट्स का वास्ता देके मना कर दिया कि नहीं होगा। उन्होंने कहा अच्छा, हमको कम से कम संदिग्ध लोगों के टेलीफोन को टैप करने की आज़ादी दे दीजिए। सरकार ने फिर कहा कि ह्यूमन राइट्स की वजह से हम ऐसा नहीं करेंगे। कौन कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स को नहीं माना जा रहा? और एक बात, सबसे बड़ी बात, कि जब वार लाइक सिचुएशन हो,
जब आदमी को ये पता नहीं हो कि मौत सामने है, 2 मिनट के बाद जिंदा रहूंगा या मरूंगा, उस टाइम क्या एब्सोल्यूट ह्यूमन राइट को इस्तेमाल किया जा सकता है? और क्या ऐसा कभी वार में हुआ है? तो वॉरलाइक सिचुएशन तो है ही नहीं ना। वार लाइक आज आप अरे 58 दिन से कर्फ्यू लगाए, आप कह रहे हैं वार लाइक सिचुएशन नहीं है। ये तो हमारा प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि वॉरलाइक सिचुएशन है। नहीं, ये 58 दिन से कर्फ्यू क्यों लगा हुआ है वहाँ पे? अट्ठावन सब चीजें मतलब बची हैं तो। अरे 5800 आदमी फैज खान, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वुंडेड है, बहुत सारे बेचारे फैज जवान खान, युवा वुंडेड वहाँ हैं। पे जैसे ही कर्फ्यू ढीला किया गया, पत्थरबाजी फिर शुरू हो गई। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है। मतलब सिचुएशन कैसी है? देखिए साहब, स्थिति हालत अच्छी तो नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। इस्लाम में 3 चीजों को बड़ा स्ट्रिक्टली जो कहते हैं ना, शराब, वैश्यावृत्ति और आतंकवाद, इन तीनों को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। वहां पे यदि कोई भी कार्य इस तरीके से हो रहा है तो न केवल भारत के संविधान के खिलाफ हो रहा है और इस्लाम के खिलाफ भी हो रहा है। 1 मिनट मुझे कहने दीजिए। क्या दीजिए? अल्लाह ने जब हजरत आदम को बनाया था तो सबसे पहले उन्हें तालीम दी थी, और उस तालीम के बल पर आदम के सामने फरिश्तों को भी झुकना पड़ा। आखिरी नबी जब आए, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास अल्लाह का पहला जो संदेश आया वो इकरा था। इकरा का मतलब होता है पढ़ो, तालीम हासिल करो। पहले नबी हजरत आदम और आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों को ही अल्लाह ने शिक्षा का संदेश दिया। मुसलमान का पहला कर्तव्य शिक्षा हासिल करना है, कलम उठाना है, बंदूक उठाना नहीं है। यदि हम हजरत आदम को मानने वाले हैं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो हम बंदूक नहीं उठाएंगे। हमारा मार्ग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का मार्ग हो सकता है। हमारा मार्ग ये बुरहान वानी और याकूब मेमन का मार्ग नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ने 30 जुलाई का ही दिन चुना कि 30 जुलाई को रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को भी दफनाया गया और याकूब मेमन को भी मुंबई में 30 जुलाई को दफनाया गया। मुसलमानों को स्पष्ट मार्ग दिया अल्लाह ने कि यदि डॉक्टर कलाम साहब के मार्ग पर चलोगे तो भारत रत्न हो जाओगे, और मुंबई वाले मार्ग पे जाओगे तो आतंकवादी कहलाओगे। तो भारत का मुसलमान भारत का रत्न बनना चाहता है, वो हवलदार अब्दुल हमीद बनना चाहता है, वो नबील अहमद बनना चाहता है, बुरहान वानी या याकूब मेमन नहीं बनना चाहता है। साहब पीयूष पंत, ये तो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मैं कौन सा सपोर्ट कर रहा हूँ कि बुरहान वानी बन रहा है? आप कह रहे हैं हमें तो कह रहे हैं बुरहान वानी क्यों बना, हमें इसकी भी तकसीद करनी पड़ेगी। अगर ऐसे हालात क्या थे? देखिए, क्योंकि कोई भी मुसलमान, कोई भी युवा जो है आतंकवाद की तरफ नहीं बढ़ना चाहता है। अगर भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो दुनिया में वो कहीं सुरक्षित नहीं रह सकता। अमेरिका में तो आपके शाहरुख और आमिर खान के पैंट से उतरवा लिए जाते हैं। साहब आप बात कर रहे हैं, इराक में मुसलमानों की गर्दन काटी जाती है। के मुसलमानों को जो है आतंकवादी ठहरा रहे हैं और कोर्ट उनको छोड़ दे रहा है। ये हिंदुस्तान में कहाँ सुरक्षित है? ऐसी बात आप कर रहे हैं। ये आप तमाम उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, कितने मुसलमान युवाओं को पकड़ा गया, आतंकवादी बनाया गया। और ट्रायल जब हुआ कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला, उनको छोड़ दिया गया। ऐसे कम से कम 15 केसेस ऐसे। मैं एक सवाल पूछता हूँ। अरे पंत साहब, अरे पंत साहब, हिंदू मुसलमान सुन ले आप एक बार ना, पंत साहब इस देश के हिस्से हैं। अरे तो किसने मना किया? बराबर का तो व्यवहार। मना किसने किया? बराबर का ये नहीं। नहीं कि हम मुसलमानों पे अरे अति कृपा कर रहे हैं बिल्कुल, या बिल्कुल मुसलमान नहीं। जो है बहुत ज्यादा वो अच्छा, है। अभी भारत में हमारे यहाँ सब हमारे मैं देश कृपा में दिखाना चाहता हूँ हमारे इन्हें। देश में सभी सुन ले। बराबरी पे है, किसने सबको कहा बराबर हक बराबर हासिल नहीं है है? और सब गलत करते हैं तो सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। अच्छा, होना मैं चाहिए, ये वो कह रहा कहते हूँ, हैं। कोई किसी पे कृपा नहीं कर रहा है। पंत साहब पीयूष का पंत जी, इस मुगालते में हमें नहीं actually रहना अरे बात आप यही है। मुगालते में इस नहीं है। मुगालते में हमें नहीं पीयूष रहना पंत जी, चाहिए। एक्चुअली मुगालते में ही हमारा हमें। देश अब का सुन ले आप। संविधान सभी पीयूष पंत जी, नागरिकों सुन को ले। बराबर के पंत अधिकार साहब, देता है। पंत साहब मेरा एक पीयूष तर्क सुन पंत ले, जी, एक सुन तर्क ले। सुन ले, बस एक तर्क। TPS मैं त्यागी जी। एक बात कह रहा हूँ आप सिर्फ। कह रहे हैं सबको बराबर। यहाँ पे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता इसी देश में और पूरे विश्व में। और भगवा आतंकवाद तुरंत अरे हो एक जाता है। सेकंड फिर बोल आतंकवाद को तो हर भगवा कोई आतंकवाद तुरंत हो जाता है और आप कह रहे हैं कि बराबर की दर्जा नहीं है। आतंकवाद को कोई सपोर्ट नहीं करता। आप पंत जी, आप सपोर्ट कर रहे हैं बुरहान वानी को, इनडायरेक्टली आप सपोर्ट ही कर रहे हैं। पंत जी ने ये कहा कि मुसलमानों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से कहिएगा सर, ये नहीं कि आपको उनकी तरफदारी करनी है। 1947 से लेके आज तक
बहुत सारे आसाराम, बहुत सारे हिंदुओं के धर्मगुरुओं को पकड़ा गया, जेल में डाला गया, उनके खिलाफ बाकायदा टीवी के ऊपर प्रचार प्रचार किया गया। बिल्कुल शंकराचार्य का। एक सेकंड, अरे बात तो सुने सर आप, जो बात सुनना चाह रहे हैं, अगर ऐसे बात, मुझे ये बता दीजिए के साथ बराबर हो रहे हैं। 1947 से आज तक बताइए, एक भी किसी मुसलमान के धर्मगुरु को पकड़ा गया क्या आपको ऐसा लगता है मुसलमान का धर्मगुरु क्या इस तरह के काम करेगा? वो भी पकड़ा जाएगा। अरे अरे वो पकड़ा जाएगा, वो भी है, उसके साथ मतलब नहीं होगा। मतलब आप तो ये दिखा रहे हैं कि नहीं, एक तरफ आप ये कह मुसलमानों रहे को हैं हम सपोर्ट करें, हम बहुत एक्स्ट्रा वो कह रहे हैं, हिंदुओं के साथ जाति कर रहे हैं। के नाम पे यही हिंदुओं के गलत साथ जाति होती मुसलमान है। धर्मगुरु भी अगर ऐसा करता है तो वो भी पकड़ा जाएगा, वो भी जेल में जाएगा। एक तरफ सुनिए पीयूष भाई, तो आप ही ने कहा कि मुसलमानों को चुन चुन के पकड़ा जा रहा है। अगर चुन चुन के किया होता, मुस्लिम- अगर चुन चुन के किया होता तो 47 से लेके आज तक क्या नहीं, एक भी 47 की उदाहरण बात नहीं, आपको नहीं मिलता? पिछले 15-20 साल की बात मैं बता रहा हूँ, 15 साल से यही हो रहा है लगातार, क्योंकि हमको आतंकवाद दिखाना है कि हम मैं इसी वॉर अगेंस्ट टेरर। देखिए आप सुनना नहीं चाह रहे। अमेरिका ने एक स्लोगन दिया, वॉर अगेंस्ट टेरर। उसके लिए अमेरिका बहुत पैसा देता है। आपको भी जस्टिफाई करना है कि हाँ टेररिज्म है और हम टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है मुसलमान युवाओं को पकड़ना है, उन्हें टेररिस्ट बताना है, जेल में डालना है। फिर ट्रायल होता है, कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं मिलता है, और उन युवाओं को जो है कोर्ट छोड़ देता है। अब आप बताइए क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप थोड़ा कम रखिए ना अपनी बात innocent को। को मत फंसाइए, पीयूष जो वाकई आतंकवादी हैं उस गतिविधि में उनको पकड़िए और उनको सजा दिलवाइए, एक सेकंड, तब तो समस्या का समाधान होगा। लेकिन अगर आप जो इनोसेंट लोगों को पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक जो है देखिए रिएक्शन होता है और उससे ज्यादा समस्या और आपको बढ़ावा दे रहे हैं साहब। एक मिनट में रिएक्शन वगैरह करके सीधा आप संदेश दे रहे हैं कि भारत के विरुद्ध आप लोग बंदूक उठा लीजिए। ये तो मैं कहीं नहीं ये रहा कह रहे हैं आप रिएक्शन। ये तो आपकी सोच है। ठीक है, आप सुनिए, आप आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दीजिए साहब। यहाँ पे आप गौरक्षा यही करते हैं, आप गौरक्षा के नाम पे हिंसा कर रहे हैं, आप रिएक्शन की यदि बात कर रहे हैं ना, तो रिएक्शन का मतलब यही है कि आप बंदूक उठाने पे लोगों को सीधा संदेश दे रहे हैं, आतंकवादियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर के जो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से जो नक्सलवाद आ रहा है उसका सपोर्ट कर, स्पष्ट आपका रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या रिएक्शन होगा? बंदूक उठा लिया जाए और पत्थर मारा जाए। आप बंदूक उठाने के लिए सीधा इस न्यूज चैनल में बैठकर आप प्रेरित कर रहे हैं ये काम करना। यदि ऐसा कुछ हुआ तो आपके विरुद्ध भी केस बनेगा साहब। कोई भी युवा इस देश का अपनी सरकार और देश के विरुद्ध बंदूक नहीं उठाएगा और नाम उठाने देंगे। पीयूष जी, इसीलिए गोरक्षक हिंसक बन गए हैं। कोई हिंसक नहीं हो बन रहा रहा है, है। गोरक्षक हिंसक बन पीयूष गए जी, हैं। आप अगर इस डिबेट को निकाल के देखेंगे तो आप सुन ही नहीं रहे हैं किसी की बात, सिर्फ आप अपनी बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं अपनी बात करूंगा नहीं, तो आप मुझे तो बात दूसरों करनी की बात है। भी सुने आप ना, आतंकवाद सिर्फ को आप ही की बढ़ावा बात नहीं सुनने के दीजिए लिए ना शो नहीं साहब। रखा मैं गया बढ़ावा है। दे रहा हूँ, मैं पीयूष आतंकवाद भाई के जी, खिलाफ हूँ। आप सिर्फ लोगों आप ही के की बात रखने के लिए शो नहीं रखा गया है ना, बाकी के आपके लोग डिस्कशन में आए हुए हैं ना, उनकी भी बात सुनिए। आपके इस बात तुष्टिकरण आप करें, के बात कर रहे कारण हैं चुन चुन के। सच्चर मैं थोड़ी कमेटी रोक रहा की हूं, मैं रिपोर्ट थोड़ी ये रोक कह रही रहा है, हूं। पंत साहब सच्चर करें। कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है दलितों से भी बुरी स्थिति में मुसलमान हैं, जो मैला उठाने वाला समुदाय है उससे भी बुरी स्थिति में मुसलमान हैं। इसलिए इस तुष्टीकरण की नीति को आप बंद कीजिए, उनको गोमांस खिलाने वाली राजनीति बंद कीजिए, उनको वोट बैंक समझना बंद कीजिए और उनकी एजुकेशन पे आप काम करिए। ओवैसी से लेकर सारे तुष्टीकरण वाले नेता यही कहते हैं कि मुसलमानों को हम गोमांस खिलाएंगे, हम मुसलमानों के लिए ये कर देंगे वो। अरे भाई एजुकेशन में आप बात क्यों नहीं करते? क्यों आज जैन समुदाय सबसे कम है लेकिन एजुकेशन में सबसे ऊपर है? मुस्लिम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन और एजुकेशन में सबसे पीछे है। मैं आपको निजामुद्दीन की झुग्गी बस्ती का बताऊं, वहां प्रीति पांडे जी नाम की एक महिला मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने का काम करती है झुग्गी बस्ती में, जहां से गांजे की बदबू आती है, जहां दुनिया भर के कुकर्म दुष्कर्म हो रहे हैं, वहां एक प्रीति पांडे नाम की युवती मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है और कुछ कठमुल्ला उनको वहां पर पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, जबकि इस्लाम में पहला लफ्ज जिक्र आया पैगंबर हजरत मोहम्मद के पास। आप निजामुद्दीन झुग्गी बस्ती में जाकर कठमुल्लों को क्यों नहीं समझाते साहब कि मुसलमानों को एजुकेशन चाहिए? आप लोग एजुकेशन की बात कीजिए ना, बार बीफ क्यों ले आते हैं? एजुकेशन की बात करते हाँ, हैं करिए। और एजुकेशन ही तो नबील अहमद को आप प्रोत्साहित कीजिए ना, एजुकेशन का तो आप बुरहान वानी को क्यों प्रोत्साहित करते हैं? हम प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, यही तो आप लोग गलत समझते हो ना, आप लोग चीजों को समझते सही पर। कैसे हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन शिक्षा में सेकंड आएंगे? में समझने की कोशिश कभी नहीं करते। क्या समझने हमने की तो खुद ही कोशिश कहा करें? कि शिक्षा
अगर शिक्षा स्वास्थ्य तो बहुत जरूरी चीजें हैं, हाँ। अगर वो मिलेंगी, हर को शिक्षा मिलेगी, क्योंकि मुस्लिम समाज को भी शिक्षा नहीं मिलती उस जिस तरह से मिलती है नहीं, आपकी इस बात से तो मुझे घोर आपत्ति है कि आपने कहा चुन चुन के पकड़ा जाता है। आप शंकराचार्य से लेके साध्वी प्रज्ञा से लेके हलफनामा कैसे ईश्वर जहां का बदला गया, किस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि चुन चुन के मुस्लिम्स को पकड़ा जाता है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद और इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं है। फैक्ट्स आप चेक करके आए, फैक्ट्स मैंने आपको सामने रख दिए हैं। देख लीजिए पूना में क्या TPS हुआ, त्यागी ने उत्तर पूछा प्रदेश ना में क्या आपको, हुआ। देखिए TPS त्यागी ने पूछा ना आपको, एक एक नाम बता मुस्लिम दें। धर्मगुरु बता दें, एक क्रिश्चियन बहुत बड़ा धर्मगुरु, किसी शंकराचार्य का मतलब समझ रहे हैं आप, बाद में फिर उनको निर्दोष साबित करते हुए बाहर छोड़ना। पोप को कोई पकड़ने की हिम्मत दिखा सकता है? किसी मुस्लिम धर्मगुरु को पकड़ने की कोई हिम्मत दिखा क्यों नहीं सकता है दिखा क्या? सकते? उनके आप दिखाए ना, आप दिखाए ना यहाँ पे, आप इस देश में दिखाए ना, आप ही के जैसे तमाम लोग चलाने लगेंगे ह्यूमन राइट्स के नाम पे, उसको पकड़ा जाएगा। आप कोई तमाम लोग धर्मगुरु कानून से ऊपर नहीं होता है। छूने की अगर हिम्मत वो- नहीं रखते, वो नैतिकता- छूने की हिम्मत जी नहीं रखते क्या बात साहब, करते हैं? छोड़ दीजिए। पूरे क्रिश्चियनडम में देख लीजिए आप, जिन्होंने जरा गलत चेक काम करिए, किया है इस देश उनको की हटाया बात कर रहे गया हैं, आप है। जरा चेक करिए, आप छोड़ दीजिए उस चेक चीज कर को। लो इस बात को। मैं आपको just जिन्होंने not- गलत काम किया उन्हें हटाया गया है, ऐसी बात नहीं है। TPS त्यागी जी, कोई भी धर्म गलत इस काम देश को में allow सबसे नहीं बड़ी करता है। परेशानी ये है चाहे वो कि क्रिश्चियन हो, हमारे हिंदू हो, पीयूष पंत जी इस्लाम हो को या कोई और धर्म हो, वो गलत ह्यूमन काम को राइट्स कभी में allow नजर नहीं आता है ना, करता तो एक पक्ष जो भी गलत काम इनको करते ना नजर तो आएगा, सैनिकों का उसके ह्यूमन साथ राइट्स वो नजर action आता है, होता ना इनको पुलिस वालों का ह्यूमन राइट्स नजर आता है। और कई बार बिलकती हुई human अर्थियां जब पहुंचती है ना, तो शो करने का हिम्मत नहीं होती, मन नहीं होता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई कई दिन तक बहुत दिमाग खराब रहता है कि आखिर हो क्या रहा है इस देश में। सवाल अब ये कि ह्यूमन राइट्स उनके भी होने चाहिए ना, जिन पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, अकेले सैनिक को पकड़कर वहां जान से मार दिया जाता है, उन ह्यूमन राइट्स की बात करने कौन चला आता है? और पीयूष जी जरा जाते जाते मुझे बता के जाइए, 4 हाल फिलहाल में शहीद हुए लोगों के नाम मुझे बता सकते हैं क्या आप? नहीं, उनको वो सब याद नहीं। ये ऐसे आदमियों का होना ही आतंकवाद का बढ़ावा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मैं चूँकि लड़ाई लड़ा हूँ और वीर चक्र प्राप्त हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि फ़ौज की क्या हालत है और कितनी मजबूरी के अंदर वो लड़ाई लड़ते हैं। ये ऐसे आदमी जो बोलते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, क्या इससे बड़ा कोई और भड़काऊ भाषण चाहिए? नहीं, उससे ज्यादा कुछ और ये आदमी जो इस किस्म की बात करते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि कश्मीर के सारे युवा जो हैं वो आतंकवादी हैं, ये झूठ बोल के इस चीज़ को आपके चैनल पे फैलाएं, हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने सबके सामने बोल दिया, इसीलिए कि अगर आपके पास है तो दिखाएं, क्योंकि हम तीनों की नजर में ये खबर नहीं है और ये खबर थी ही नहीं है नहीं, आज हाँ, तक नहीं है। हाँ, आज तक नहीं है। फैज लेकिन का- अभी जो स्थिति है, अभी स्थिति ये है, देखिए एक तो ये कि ये आपको तस्वीरें देखिए, आप दोनों ही मेहमान इन तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तान का झंडा, पत्थरबाजी, बुरहान वानी उनका पोस्टर बॉय, ये अंदाजा लगाइए आप कि जो इंसान हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, उसको आप अपना पोस्टर बॉय मान रहे हैं, उसको आप अपना हीरो मान रहे हैं, उसके ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। वहीं से एक और लड़का निकल कर आ रहा है, बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट उसको चुना जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसने झंडे गाड़ दिए हैं, अपने इतने ज़्यादा बुरे हालातों के बावजूद, ट्यूशन पढ़ा के बहन को पढ़ाना, खुद पढ़ना, पिता की मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुद के सिर पे आ जाना, बावजूद इसके यहाँ तक पहुँचना, हमारे लिए ये हीरो नहीं है। सवाल अब ये कि क्या इस तरह के लोगों को नहीं, कई बार तो पुलिस वाले कहते हैं कि बहुत बार ऐसा लगने लगेगा कि बहुत मुश्किल से कोई इसमें भर्ती आके होगा, क्योंकि जिस तरह के ह्यूमन राइट्स की कोई बात करने वाला नहीं है, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, किन परिस्थितियों में वो काम करते हैं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहना। मैं एक अपनी तरफ से एक बात ये कहना चाहूँगा, अभी पंत जी जो बात कह रहे थे कि मुसलमानों को चुन चुन के किया जा रहा है, मेरी नज़र में आज मोहम्मद फैज़ खान ने कहना चाहता है सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से कि मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर कहीं सुरक्षित है तो हिंदुस्तान की धरती पर है, सबसे ज़्यादा खुश कहीं है तो हिंदुस्तान की धरती पर है। शायद पंत जी को ये पता नहीं है कि सऊदी अरब से ज़्यादा मस्जिदें भारत की भूमि पर है। यदि अफ्रीका चले जाएं तो मुसलमानों की मरने की नौबत है भूख से। पाकिस्तान चले जाएं तो आज भी भारत के मुसलमानों को बराबर अधिकार नहीं है, मुहाजिर के नाम पर उनको मारा जाता है। आप अमेरिका चले जाएं तो उनके कपड़े पूरे नग्न करके उनको तलाशी ली जाती है। खान नाम होने की वजह आप से। इराक चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं तो साहब जो भारत के मुसलमान हैं उनको सऊदी अरब वाले बराबर का दर्जा नहीं देते हैं। हर तरह के मुसलमानों को बराबर अधिकार
इक्वल राइट कहीं है तो भारत की भूमि पर है और हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। ये बात देखिए, नोट कीजिए कि जब यही मुसलमान ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के पास गए और इन्होंने कहा कि हमारे शरीयत के कानून लागू होने चाहिए, तो उन्होंने कह दिया कि इस देश में अगर रहना है तो इस देश के कानून लागू होंगे, ना पसंद हो तो सऊदी अरब चले जाएं। जब ये रशिया गए और रशिया में जाके इन्होंने कहा कि हमारी शरीयत के कानून लागू होने चाहिए, तो वहाँ के पुतिन ने साफ साफ कह दिया, बोले मैं फ्रांस और अमेरिका की तरह आत्महत्या करना नहीं चाहता, तुमको माइनॉरिटी को देश की जरूरत होगी, देश को माइनॉरिटी की जरूरत नहीं है, नहीं पसंद है तो आप जाइए। इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के किसी एक मुसलमान से पूछ के देख लीजिए कि क्या तुम पाकिस्तान में जाके रहना पसंद करोगे, वो कहेंगे नहीं, क्योंकि जितने सुरक्षित और जितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हिंदुस्तान में है ऐसी किसी और देश में नहीं है। यहाँ का मुसलमान खुश है। ये तो अब जो पंत साहब बात कह रहे थे, इस किस्म की बात मैंने तो आज तक कभी सुनी नहीं कि कोई टीवी डिबेट के ऊपर बैठ के ये कहे कि मुसलमानों को चुन चुन के पकड़ा जा रहा है। आपने कितनी बढ़िया बात बताई, शंकराचार्य भी हैं, इन्होंने एक बात और कही, कहने लगे साहब जो मुसलमान हैं देखिए वो निर्दोष छूट जाते हैं। अरे 2, 4, 6, 8, 10 निर्दोष छूट गए तो 10, 20, 30 हम ऐसे हिंदुओं के नाम भी गिना सकते हैं कि जो पकड़े गए और निर्दोष छूट गए, जिसमें सबसे पहले शंकराचार्य जी। शंकराचार्य का नाम लिया, तो उससे बड़ा और क्या, उससे बड़ा और क्या होगा हिंदू धर्म के लिए? शंकराचार्य का पकड़ा जाना और उसके बाद कई सालों बाद निर्दोषों के बाहर आना। साध्वी प्रज्ञा तो अभी भी जेल में है, उनका एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने। उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे, और ये तमाम राजनेता जिस तरीके से, एक और जो पॉलिटिक्स यहाँ नजर आती है, भगवा आतंकवाद सबको नजर आ गया था, फिर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, तो जरा पूछे तो सही। कश्मीर में ऐसे हालात, टीपीएस त्यागी जी एंड फैज खान, जो लोग आईसिस में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर कौन सा अत्याचार हो गया जो आईसिस में शामिल होने के लिए वो पहुंच रहे हैं वहां पर? ऊपर से अभी मैंने 2 रोज पहले सुना, एक वहाँ का युवक ये कह रहा है कि साहब हम पाकिस्तान के झंडे और आईएस के झंडे इसलिए लहराते हैं कि हम हिंदुस्तान को चिढ़ाना चाहते हैं। अब अगर वो कश्मीर में रह के हिंदुस्तान को चिढ़ाना चाहे तो क्या करें हम? तो उन्हें डाइनिंग टेबल पे बिठा के खाना खिलाएं उसके साथ? सर देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए वहाँ पे जे.एंड.के के अंदर आपने पकड़ भी लिया 2 आदमियों को, 10 को 50 को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में आप उन्हें जेल में नहीं डाल सकते। कारण क्या है कि वहाँ पे 370 लगा हुआ है। अब 370 के अंदर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनको हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, जेल अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो यहाँ होते तो वो जेल में अरेस्ट हो जाते। एक तो ये कि जो 370 धारा है ये अमेंड होनी चाहिए। हमारा पहला प्रस्ताव ये है कि 370 की धारा अमेंड होनी चाहिए। हमारा दूसरा प्रस्ताव ये है कि सेपरेटिस्ट यानी कि अलगाववादी इन नेताओं को मिलने वाली सारी सहूलियतें तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि हम ये तो कहते ही नहीं कि हम बात नहीं करेंगे, हम तो एक दूसरे को टॉलरेट करने वाले लोगों में से हैं, बात जारी रहे, हुर्रियत से भी बात जारी रहे, मगर जैसे पाकिस्तान से टेरर जारी है हमारी तरफ से काउंटर टेरर जारी रहे। ये चीजों की आवश्यकता है, रहना चाहिए। और शायद फैज खान ये कूटनीति बदली भी है, जो हम बात कर रहे थे कि ओआईसी में जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, जिस तरीके से कूटनीतिक तरीके से स्ट्रेटेजी के तहत नरेंद्र मोदी ने बदलाव की कोशिश की है, इसके अलावा जिस तरीके से बलूचिस्तान, आप बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, बलूचिस्तान के हालात देखे हैं क्या पाकिस्तान ने? ब्लैक डे आप बुरहान वानी के नाम पर मना रहे हैं। आपने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हालत देखी है क्या कि इलेक्शन के दौरान 14 लोगों को सामने खड़े होकर बुनवा दिया गया? सवाल अब ये कि जो परिवर्तन आया है, सरकार ने जो स्ट्रेटेजी बदली, और जो सबसे अच्छी बात अभी जो हाल फिलहाल में देखी गई, जो टीपीएस त्यागी जी भी कह रहे हैं, सेपरेटिस्ट को किस खुशी में इतना पैसा खर्च करके दिया जाए? क्यों उनकी सुरक्षा पे, उनके खाने पे, उनके होटल्स के रहने पे, उनके विदेश जाने के एयर टिकट्स पे क्यों खर्चा किया जाए? ये जो बदलाव हैं, क्या बौखलाहट उसी से ज्यादा हुई है क्या? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सिर्फ, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन का डिवाइड करें तो उसमें करीब 40% मुस्लिम्स हैं और 20% उसमें गुज्जर मुस्लिम्स हैं। जो गुज्जर मुस्लिम्स हैं उनमें से 90% देशभक्त हैं, और जो गुज्जर मुस्लिम्स हैं ये दरअसल में बिल्कुल बॉर्डर टाउन पे हैं और ख़ास तौर पे पुंछ वगैरह में।
ये गुज्जर मुस्लिम के ही मैंने आपको नाम लिए थे, जो सरदार खान और ताहिर अहमद के नाम लिए थे कि ये गुज्जर मुस्लिम्स कंट्रोल करते हैं आतंकवाद को। तो अगर हम सेपरेट अगर हम सेपरेटिस्ट को पर्क और प्रिविलेज दे सकते हैं तो हमने तो राजनाथ जी के पास ये खत लिख के बात पहुंचाई है कि गुज्जर मुस्लिम को बुलाया जाए और उनको पर्क दिए जाएं और वो तैयार किए जाएं, बिकॉज दे विल बिकम अवर डिफेंस। और ये आवश्यकता है इस वक्त देश की राजनीति के लिए भी कि वो गुज्जर मुस्लिम जो इस वक्त दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द कंट्री, अगर उनके साथ थोड़ा सा नरमी का बर्ताव नहीं किया गया तो हो सकता है कि कश्मीर की सिचुएशन और खराब हो जाए। ठीक है फैज खान, बहुत छोटे से कमेंट में, बस समय की कमी है। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया की जो जन्नत है वो हिंदुस्तान है और पाकिस्तान एक अप्राकृतिक रूप से बना हुआ देश है। बहुत जल्दी जिसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, सिंध अलग होना चाहता है, पंजाब भी अलग होना चाहता है और फिर से एक अखंड भारत बनेगा, एक विशाल भारत बनेगा। क्योंकि पाकिस्तान वाले यहाँ पर टेलीविज़न में भी आते हैं, यहाँ पर क्रिकेट खेलने भी आते हैं, यहाँ घूमने भी आते हैं, सब कुछ करने आते हैं। बांग्लादेश में वो पैदा होते हैं, बांग्लादेश में पैदा होकर राशन कार्ड उनको हिंदुस्तान का चाहिए, चोरी छुपे आते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश वाले भाई तुमको चोरी छुपे आने की जरूरत नहीं, आओ अखंड भारत का निर्माण करते हैं, बिना पासपोर्ट वीजा के यहीं पर रहो, खूब आनंद से रहो। और बहुत बहुत सलाम हनीफा बेगम को भी, जिन्होंने हमें नबील वानी जैसा एक देश का होनहार हीरो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।